हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ बनाकर देखे 2.2 चैप्टर 2.2 इसका 4, 5, 6, 7 बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने 1, 2, 3 सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आज मैं इस वीडियो में 4, 5, 6, 7 सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड करती हूँ, आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए क्या बोला गया है। नंबर 4 में बोला गया है, रीता ने 100 प्रश्नों में से 60 प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया। विनय 80 प्रश्नों में से 50 सही किया। अनुपात में बदलकर देखें कि कौन अधिक अंक पाया है। ठीक है, रीता ने 100 प्रश्नों में से 60 का सही उत्तर दिया और विनय ने 80 प्रश्नों में से 50 सही किया है। इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे, रीता के उत्तर एवं प्रश्न का अनुपात बराबर। पहले हम लोग उत्तर लिखेंगे, देन हम लोग प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, तो रीता के उत्तर एवं प्रश्न का अनुपात बराबर 60:100। ठीक है, 60:100। क्यों? क्योंकि 100 क्वेश्चन थे, उसमें से उसने कितने का सही आंसर दिया था? 60 क्वेश्चन का उसने सही आंसर दिया था, है ना। तो रीता के उत्तर एवं प्रश्न का अनुपात बराबर 60:100। इसको हम लोग 20 के टेबल से काटेंगे, 20 के टेबल से काटेंगे। 20 या 60, 20 बचे 100। ठीक है, ये वाला हम लोग काट दिए। 20 या 60, 20 बचे 100। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया था। तो 3:5। तो रीता के उत्तर एवं प्रश्न का अनुपात कितना आया? 3:5। अब हम लोग विनय का निकालेंगे। विनय के उत्तर एवं प्रश्न का अनुपात बराबर 50:80। 50:80। ठीक है, पहले हम लोग उत्तर जो लिखे हैं, देखिए उत्तर यानी कि 80 प्रश्नों का 80 प्रश्न थे, उसमें से उसने सिर्फ 50 प्रश्नों का ही सही उत्तर दिया। ठीक है, तो विनय के उत्तर एवं प्रश्न का अनुपात बराबर 50:80। ठीक है, तो इसको हम लोग 10 के टेबल से काटेंगे। 10 5 या 50, 10 8 या 80, 10 बचे 50, 10 8 80। ठीक है, तो विनय के उत्तर एवं प्रश्न का अनुपात कितना निकल आया? 5:8। ठीक है, तो रीता का निकल आया था 3:5। तो इसको हम लोग इस तरह से बटा में लिख सकते हैं 3/5। विनय का हम लोग लिख सकते हैं 5/8। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो 5 और 8 का लसा, यानी कि इसके नीचे का 5 और इसके नीचे का 8, तो 5 और 8 का लसा बराबर 40। क्योंकि देखिए 5 और 8 का लसा तो निकलता नहीं है, एक साथ तो आता नहीं है, तो 5 8 40। ठीक है, 40 आ गया इसका लसा। अब 3/5 इस तरह से लिख देंगे, 5/8 इस तरह से लिख देंगे। जब भी तुलना करेंगे तो इसके नीचे भी 40 लेकर आना है और इसके नीचे भी 40 लेकर आना है। ठीक है, तो किस संख्या से इंटू करेंगे इसके नीचे 40 आए? तो 8 से इंटू करेंगे तो 40 आएगा। सेम संख्या हम लोगों को ऊपर भी इंटू करना है। ठीक है, तो 8 से ऊपर भी हम लोग इंटू कर देंगे। तो 8 × 24 और 8 × 5 = 40 आ गया हमारा। अब देखिए नीचे जो है, इसको हम लोग किससे इंटू करेंगे हमारा 40 आए। ठीक है, तो इसके नीचे 5 से इंटू करेंगे तो हमारा 40 आएगा। तो जो 5 से हम लोग नीचे इंटू करेंगे, सेम उसी डिजिट से हम लोगों को ऊपर भी इंटू करना है। ठीक है, तो 5 5 × 25, 8 5 × 40, 5 5 × 25, 8 5 × 40। ठीक है, तो देखिए 40 इन दोनों का हमारा सेम हुआ। इसका आया 25, इसका आया ऊपर 24। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसने अधिक अंक पाया, किसको अधिक अंक मिला, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो 40 हमारा बराबर है, तो ऊपर का देख के हम लोग पता लगा सकते हैं। तो विनय ने अधिक अंक पाया है। किसने अधिक अंक पाया है? विनय ने अधिक अंक पाया है। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 4। आप लोग एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए मैंने कैसे कैसे किया है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 5 में। देखिए नंबर 5 क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में मेरे विद्यालय के 150 परीक्षार्थियों में से 100 परीक्षार्थी ग्रेड ए पाकर उत्तीर्ण हुए। बगल के विद्यालय के 100 परीक्षार्थियों में से 80 परीक्षार्थी ग्रेड ए पाकर उत्तीर्ण हुए। बताओ कि इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में किस विद्यालय के छात्रों ने ग्रेड ए पाकर अच्छा फल प्राप्त किया? अनुपात में व्यक्त करो। ठीक है,
तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले हम लोग लिखेंगे मेरा विद्यालय, क्योंकि देखिए दो विद्यालय ना, एक मेरा विद्यालय है और एक बगल का विद्यालय है ना। तो पहले हम लोग अपने विद्यालय का निकालेंगे, यानी कि मेरा विद्यालय। तो उत्तीर्ण परीक्षार्थी और कुल परीक्षार्थी, ठीक है। तो उत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने हैं 100, ठीक है। और कुल परीक्षार्थी कितने थे 150 था ना, 150 था ना। तो देखिए अब हम लोग इसको काट सकते हैं, 0 0 कट कर दिए। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसका मतलब डिवाइड होता है ना, इस 2 का मतलब डिवाइड होता है। तो 0 0 हम लोग कट कर सकते हैं। अब 5 दूनी 10, 5 तिया 15। देखिए मैं अगर आप लोगों को इस तरह से रफ करके दिखा देती हूँ, 100/150, 0 0 कट हो गया। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 2/3 या 2:3 दोनों लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से काटा है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो हमारा मेरा विद्यालय का कितना अनुपात आ गया, उत्तीर्ण परीक्षार्थी इस टू कुल परीक्षार्थी का अनुपात आया है 2:3 आ गया ना। अब हम लोग निकालेंगे बगल के विद्यालय का। तो देखिए बगल के विद्यालय का हम लोग निकालते हैं। ये देखिए पास का विद्यालय, हम लोग क्या लिखेंगे, पास का विद्यालय। उत्तीर्ण परीक्षार्थी इस टू कुल परीक्षार्थी, इस तरह हम लोगों ने लिख दिया। तो कितने उत्तीर्ण हुए थे 80, और कुल कितने थे 100 थे ना। तो 0 0 कट कर देंगे हम लोग, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 4:5 आ गया ना हमारा। अब मेरे विद्यालय में ग्रेड ए पाकर उत्तीर्ण परीक्षार्थी का अनुपात कितना है 2:3, और पास के विद्यालय में ग्रेड ए पाकर उत्तीर्ण परीक्षार्थी का अनुपात कितना है 4:5, ठीक है। मैंने ये डबल कॉमा देकर मतलब इसी तरह आप लोगों को दिखाया। आप लोग यहाँ लिख भी सकते हो, इस तरह से कॉमा भी दे सकते हो, ठीक है। तो पास के विद्यालय का कितना है 4:5 और मेरे विद्यालय का 2:3। अब इन दोनों अनुपातों की हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। तो 2/3 एंड 4/5। तो 3 और 5 का लसा कितना होता है 15 होता है। तो इसके नीचे भी 15 लाना है, इसके नीचे भी 15 लाना है। तो 5 से इंटू करेंगे तो 15 आएगा, सेम ऊपर भी 5 से इंटू करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 आ गया। फिर देखिए 4 है, इसके नीचे 15 लाना, तो 3 से इंटू करेंगे तो 15 आएगा, सेम 3 से ऊपर भी करेंगे तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 आ गया। तो देखिए 15 15 दोनों का हमारा सेम हो गया। ये ऊपर के नंबर से हम लोग पता कर सकते हैं कि मतलब किस विद्यालय के परीक्षार्थियों ने अच्छा फल प्राप्त किया है। तो हम लोग को यहाँ पता चल रहा है, देखिए पास का जो विद्यालय है उस विद्यालय के परीक्षार्थियों ने अच्छा फल प्राप्त किया है। देखिए यहीं से पता चल जा रहा है हमारा, इसका ऊपर 10 है, इसका ऊपर 12 है। तो पास का विद्यालय हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इस वर्ष पास के विद्यालय के परीक्षार्थियों ने ग्रेड ए पाकर अच्छा फल प्राप्त किया है। ओके, ये बन गया नंबर 5। अब हम लोग आते हैं नंबर 6 में। 2 मकानों के मूल्य का अनुपात 4:3 है। द्वितीय मकान का मूल्य देखिए, द्वितीय मकान का मूल्य हो गया हमारा, द्वितीय मकान का मूल्य 4,20,000 रुपए है। तो प्रथम मकान का मूल्य निकालो। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 मकानों के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है और द्वितीय मकान का मूल्य भी दिया हुआ है। प्रथम मकान का मूल्य हम लोगों को निकालना है। यदि प्रथम मकान का मूल्य यदि 70,000 रुपये अधिक होता तो उनके मूल्य का अनुपात कितना होता। ये है 4,20,000, ये है 70,000, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। दोनों मकानों के मूल्य का अनुपात, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों मकानों के मूल्य का अनुपात बराबर 4:3 लिख दिए हम लोग। दोनों मकानों के मूल्य का अनुपात बराबर 4:3। तो प्रथम मकान बटा द्वितीय मकान हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो दोनों मकानों के ही मूल्य का अनुपात है ना। तो प्रथम मकान बटा द्वितीय मकान बराबर, इसको हम लोग मैंने जैसे बताया है कि इसका मतलब डिवाइड होता है, तो 4/3 हम लोग लिख सकते हैं इस तरह बटा में। तो प्रथम मकान बटा द्वितीय मकान का जो मूल्य है वो लिख देंगे हम लोग, क्योंकि ये तो मूल्य ही तो हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो प्रथम मकान बटा द्वितीय मकान का जो मूल्य दिया हुआ उसको लिख देंगे, इज इक्वल टू 4/3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है इसके साथ इसका गुना और इसके साथ इसका गुना। तो प्रथम मकान का मूल्य बराबर इसके साथ इसका गुना हो जाएगा, 4 ×
देख लीजिए 4,20,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 4,20,000 लिख दिया, और ये 3 जो है इसके साथ गुना होता तो फिर तो इसी के बटा में आता ना, तो इसीलिए सिर्फ प्रथम मकान का मूल्य बराबर 4 गुने 4,20,000 बटा 3। ठीक है, ये जैसे का तैसा रह गया। इसको काट दिया हम लोगों ने, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 0 0 0। आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको डिवाइड करके भी देख लीजिएगा, आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 14 को 1,40,000 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 5,60,000, 5,60,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रथम मकान का मूल्य। अब यहाँ पे क्या बोला है, यदि प्रथम मकान का मूल्य 70,000 रुपया अधिक हो तो, प्रथम मकान का मूल्य निकल आया है। अब हम लोग इसमें बोला कि 70,000 रुपया अगर अधिक हो प्रथम मकान का मूल्य, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 70,000 प्लस कर देंगे। तो प्लस कर दिया हम लोगों ने, देखिए तो हमारा कितना आ गया, 6,30,000, कहीं दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख, 6,30,000, 6,30,000। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है, अब यहाँ पे बोला है तो उनके मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो प्रथम मकान का मूल्य और द्वितीय मकान के मूल्य का अनुपात कितना होगा। जब हमारा प्रथम मकान का मूल्य अब निकल चुका है, ठीक है, द्वितीय मकान का मूल्य हमारे बुक में ही दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से प्रथम मकान इस टू द्वितीय मकान करेंगे, प्रथम मकान इस टू द्वितीय मकान। देखिए यहाँ पे 6,30,000 इस टू 4,20,000 कर दिया हम लोगों ने, 6,30,000, 4,20,000। ओके, अब हम लोग इसको कट करेंगे। देखिए इसका मतलब हम लोग जानते हैं ना कि बटा भी होता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से दिखा देती हूँ, बटा 4,20,000। ठीक है, हो गया। देखिए इन चारों जीरो से इन चारों जीरो को हम लोग इस तरह से काट सकते हैं, ना। 7 9 63, 7 6 42, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो कितना आया, 3/2, यानी कि 3:2 आया ना। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको काटा है, पहले 0 0 कट कर दिया है, फिर 7 9 63, 7 6 42, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3:2। तो प्रथम मकान एवं द्वितीय मकान के मूल्य का अनुपात बराबर 3:2 आंसर। ओके, और प्रथम मकान का मूल्य बराबर 5,60,000। ठीक है, तो एक हमारा ये आंसर हो गया है और एक आंसर ये हो गया, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था ना कि प्रथम मकान का मूल्य कितना है और मूल्य का अगर इतना रुपया अधिक हो तो मूल्य का अनुपात कितना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नंबर 6 भी बन गया है। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 7 में। तो देखिए नंबर 7 में क्या बोला गया है, एक टुकड़ा बांस काट लिया गया एवं देखा गया कि दोनों टुकड़ों की लंबाई का अनुपात 3:1 है। नीचे की सारणी से दोनों टुकड़े की लंबाई कितनी हो सकती है एवं बांस की लंबाई कितनी थी। तो देखिए पहला हमारा अनुपात कितना है, 3:1। ठीक है, प्रथम टुकड़े की लंबाई दिया हुआ है 30 डेसीमीटर, 30 डेसीमीटर दिया हुआ है। तो द्वितीय टुकड़े की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, द्वितीय टुकड़े की लंबाई देखिए इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, प्रथम टुकड़े की लंबाई बटा दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर 3/1, यानी कि 3:1 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। तो प्रथम टुकड़े की लंबाई दी हुई है 30 बाई दूसरे टुकड़े की लंबाई इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई इंटू 3 बराबर 30 इंटू 1। देखिए 30 इंटू 1 हो गया ना। अब दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर 3 जो था, दूसरे टुकड़े की लंबाई इसके साथ जो गुना में था 3, इसको इधर हम लोग डिवाइड में ले लिए, 30 इंटू 1/3, 3 1 3 3 10 30। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर 10 डेसीमीटर आ गया ना। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 10 डेसीमीटर। अब बांस की कुल लंबाई कितनी होगी, इसको और इसको प्लस कर दीजिए, तो 30 और 10 40 डेसीमीटर। ठीक है, सेम देखिए हमारा नीचे दिया हुआ 3:1 है, दूसरे टुकड़े की लंबाई दी हुई है द्वितीय टुकड़े की, लेकिन प्रथम की नहीं है। तो इसको अब हम लोग इस तरह से बना लेंगे। देखिए प्रथम टुकड़े की लंबाई बटा दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर 3/1। प्रथम टुकड़े की लंबाई बटा, देखिए दूसरे टुकड़े की लंबाई दी हुई है 15 बराबर 3/1, 15 डेसीमीटर है, मैंने सिर्फ 15 लिया है। तो प्रथम टुकड़े की लंबाई देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ 1 का इंटू होगा, तो 1 का इंटू होने पर वही तो होगा, तो 1 हम लोग इसको डिवाइड में अभी रहने दिए क्योंकि ये तो सेम अभी डिवाइड में आएगा। तो 15 के साथ 3 का इंटू हो जाएगा, तो 15 इंटू 3, तो प्रथम टुकड़े की लंबाई बराबर 15 तिया 45 डेसीमीटर। ठीक है, तो 45 और 15 को हम लोग जोड़ देंगे तो बांस की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 डेसीमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्लास 7 चैप्टर 2.2 ये खत्म होता है इस वीडियो में।
अब मैं नेक्स्ट इस चैप्टर का क्लास 7 का बनाकर देखे 2.3 लेकर आऊँगी, ठीक है। और मैं बहुत जल्द क्लास 6 का भी मैथ लेकर आऊँगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे ही मेरा कंप्लीट होता है मैं पहले क्लास 6 का डालूंगी, उसके बाद मैं क्लास 7 का। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।